नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान और इजराइल। इनके बीच का जो शक्ति संतुलन है वो पूरे मध्य पूर्व के लिए मायने रखता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अहम दस्तावेज और विश्लेषण हैं जो इनकी सैन्य और रणनीतिक ताकतों को आप कह सकते हैं तोलते हैं। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरें और समझे कि ये क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। इसका असर मतलब पूरे क्षेत्र पर और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। सही। इन रिपोर्ट्स में दोनों तरफ के लिए काफी मजबूत तर्क दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं ईरान से। इन विश्लेषणों में ईरान के पक्ष में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे उसकी बड़ी आबादी है ना, और विशाल जमीन का होना। हाँ, वो रणनीतिक गहराई जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि दुश्मन के लिए अंदर तक घुसना मुश्किल है। फिर उसके ड्रोन प्रोग्राम की बहुत चर्चा है, वो सस्ते वाले शहेड ड्रोन्स। हाँ, वो तो काफी खबरों में रहे हैं। और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें। और एक और चीज, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, ये उसकी सेना से अलग है ना? हाँ, IRGC ये एक अलग ही फोर्स है, विचारधारा की रक्षा और खास तौर पर विदेशी ऑपरेशंस के लिए। इन दस्तावेजों में इसे ईरान की एक बड़ी ताकत बताया गया है। अच्छा। और यही गार्ड्स कोर और इनके जो सहयोगी हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह वगैरह। हाँ, प्रॉक्सी जिन्हें कहते हैं। हाँ, ये प्रॉक्सी ताकतें, ये ईरान को मतलब अपनी सरहदों के बाहर भी असर डालने का दम देते हैं। और ये इजराइल के लिए तो लगातार एक सिरदर्द है ही, जैसा इन रिपोर्ट्स में बार बार आता है। तो ये तो हुई ईरान की बात, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू इजराइल, उसके बारे में क्या कहते हैं ये स्रोत? हाँ, तो इजराइल के मामले में ये स्रोत उसकी तकनीकी बढ़त पर बहुत जोर देते हैं, टेक्नोलॉजिकल एज। अच्छा। उनकी सेना जो है वो हाईटेक हथियारों से लैस है। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद, उसकी पहुंच तो मतलब दुनिया भर में मानी जाती है। हाँ, वो तो है। और उनकी वायुसेना एयरफोर्स बहुत कुशल मानी जाती है। हाँ, वो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ, आयरन डोम, हम खबरों में काफी देखते हैं उसे। बिल्कुल। शहरों को रॉकेट हमलों से बचाने में रिपोर्ट्स कहती हैं काफी कारगर है। और एक और बड़ी बात, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का खुला समर्थन, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मतलब एक तरफ ईरान की जमीनी पकड़, उसके प्रॉक्सी, और दूसरी तरफ इजराइल की टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय दोस्त। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और दिलचस्प बात कही गई है, ईरान की सहने की क्षमता। इसका जरा मतलब समझाइए। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि ईरान वो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा है, संघर्ष देख रहा है। हाँ, सही बात है। तो शायद इससे वहां के सिस्टम में और हो सकता है आबादी में भी एक लंबे संघर्ष को बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा विकसित हो गई हो, जिसे स्रोत कह रहे हैं समय और सहनशीलता। अच्छा। इसके उलट इजराइल के लिए एक लंबा खिंचने वाला युद्ध वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर ज्यादा भारी पड़ सकता है। ऐसा इन विश्लेषणों का मानना है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतना मजबूत ना दिखे, पर वो विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड, तो शायद वो ज्यादा लचीला हो सकता है लंबे खिंचने वाले हमलों के सामने। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ हथियार और सेना ही नहीं, बल्कि कौन ज्यादा देर तक टिका रह सकता है, ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। और फिर एक और पहलू है जिसका जिक्र इन स्रोतों में आता है, परमाणु पहलू। हाँ, ये सबसे पेचीदा और शायद सबसे खतरनाक भी। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि ईरान लगातार न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने के करीब पहुंच रहा है, हालांकि वो हमेशा इनकार करता है। हाँ, आधिकारिक तौर पर तो इनकार ही करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल माना जाता है कि उसके पास अघोषित रूप से परमाणु हथियार हैं। अब एक विश्लेषण में यह संभावना जताई गई है कि अगर इजराइल को लगा कि ईरान बिल्कुल ही परमाणु बम बनाने वाला है, तो वो शायद अपना रक्षात्मक रवैया छोड़कर सीधे हमला कर सकता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसे कहते हैं। बाप रे, अगर ऐसा हुआ तब तो मतलब पूरा खेल ही बदल जाएगा। बिल्कुल, पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी। यानी मामला सिर्फ पारंपरिक हथियारों का नहीं है, ये परमाणु क्षमता का जो डर है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। तो कुल मिलाके ये स्रोत क्या कह रहे हैं? मतलब कौन ज्यादा ताकतवर है? कोई स्पष्ट जवाब है? देखिए, स्पष्ट विजेता तो ये स्रोत नहीं बता रहे हैं। वो एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स तस्वीर पेश करते हैं। ईरान एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास जमीनी ताकत है, लोग हैं, क्षेत्रीय सहयोगी हैं, और शायद जैसा हमने बात की, लंबे समय तक दबाव झेलने की ज्यादा क्षमता है। और इजराइल, उसकी ताकत कहाँ है फिर? इजराइल की ताकत बताई गई है उसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में, उसकी तैयारी में, शक्तिशाली वायुसेना और खुफिया तंत्र में।
और वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन? हाँ, और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। लेकिन शायद वो लंबे खिंचने वाले युद्धों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, आर्थिक और सामाजिक रूप से। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद ये तो साफ है कि दोनों के पास अपनी अपनी जगह बड़ी ताकतें हैं, अपने अपने रणनीतिक फायदे हैं। एक तरफ ईरान की वो सहन शक्ति और क्षेत्रीय पहुंच है, तो दूसरी तरफ इजराइल की तकनीकी बढ़त और उसके सहयोगी। सही कहा। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करता है ना? क्या? कि इस तरह के जटिल और विस्फोटक माहौल में जहां दोनों के पास एक दूसरे को भयानक नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, क्या पारंपरिक मायनों में जीत जैसी कोई चीज मुमकिन भी है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। या फिर किसी भी बड़े टकराव का नतीजा सिर्फ तबाही और अस्थिरता ही होगा, जिसका असर सिर्फ उन दो पर नहीं बल्कि हम सब पर पड़ेगा? ये एक सवाल है जो इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जरूर मन में उठता है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल सोचने के